हेलो स्टूडेंट। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है एम्पलीट्यूड क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और कल अपन ने क्या देख लिया था, NaCl क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर था उसको देखा था और साथ में ही मेडोलन कांस्टेंट भी आपको बता दिए गए थे। एक बार लास्ट में आपको टेबल भी बनवा दी जाएगी मेडोलन कांस्टेंट की जब क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। कुछ एक डाउट था, मैं उसको पहले क्लियर कर देता हूँ। एक कमेंट आया था जो एक बार देख लो कि आपने जो NaCl क्रिस्टल का जो मेडोलन कांस्टेंट है वो 1.748 कैसे किया था। हाँ जी, मैंने वो इस कैलकुलेशन में 6 माइनस और 12/√2 नहीं है, वो इतना ही नहीं कैलकुलेशन में, आगे वो प्लस सीरीज है एक, उस सीरीज को जब सोल्व करोगे जब एग्जैक्ट आंसर आएगा वो नहीं है। अपन ने सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी U1 प्लस U2 कैलकुलेट की थी, आगे और पोटेंशियल एनर्जी जाएंगी जो थर्ड नियरेस्ट डिस्टेंस है उससे और आएगी और भी आगे आएंगी यूनिट सेल के अंदर। तो वो एक सीरीज को सोल्व करने के बाद मिला है, ना कि इस दो टर्म को मिला है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। एक बार देख लेना, जिसने भी कमेंट किया था आप में से उसके लिए बता दिया है मैंने। ठीक है, आज अपन चलते हैं। पहले देखो, जनरल नेट का ही कोर्स करवाएंगे अभी जल्दी 15 अगस्त से पहले, इसलिए ब्रीफली नहीं समझा रहे आप सारी चीजों को। पहले सोचा था कि पहले पूरा करवाया जाए, पर अभी नहीं करवाएंगे। सिर्फ जो काम की चीजें हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स जिनको यूज होने वाली है नेट और IIT जैम में, उन्हीं पे डिस्कस करते हैं। फिर जब कॉलेज कोर्सेज चलाए जाएंगे तब उनमें डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, अब एक और स्ट्रक्चर देख लो आप, जिंक ब्लेड के नाम से जानते हो स्ट्रक्चर, या ZNS। भाई इसमें कुछ ज्यादा याद नहीं रखना आपको, FCC। ठीक है, और ये क्या ऑक्यूपाई करती है, FCC में जेड जिंक आते हैं, क्योंकि जिंक का एटॉमिक रेडियस क्या होता है, ज्यादा होता है सल्फर की कंपैरिजन। तो सल्फर कहां जाते हैं, सल्फर जो छोटे होते हैं मैंने बता दिया, वो कहां जाते हैं, वो वॉइड्स के अंदर जाते हैं, छोटे तो खाली स्थानों में जाते हैं। और वॉइड कौन कौन सी अपने पार FCC कंटेन करती है, एक टेट्रागोनल, टेट्राहेड्रल, और एक कौन सी करती है, ऑक्टाहेड्रल करती है। तो जो सल्फर होगा वो कहां जाएगा, टेट्राहेड्रल के अंदर जाएगा। ठीक है, टेट्राहेड्रल के अंदर जाएगा, ऑक्यूपाई करेगा सल्फर। उसके बाद रेडियस वाला जो कंसेप्ट है वो याद रखना आपको, बार बार नहीं, RZNS प्लस R सल्फर 4/√3 एक इक्वल होगा। क्लियर। एक आपका APF एटॉमिक पैकिंग फ्रिक्शन, आप एग्जैक्टली नहीं फाइंड आउट कर सकते, पर एक बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया था। तो कितना होता है लगभग, इसका कंपैरिजन सोल्व करते तो लगभग 34% के इक्वल आता है। तो एग्जैक्टली नॉट कैलकुलेट, बट क्या कर सकते हैं, यदि इस क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनेशन में तो आप 34% यदि गिवन है तो आप टिक कर सकते हो उसको। ठीक है, ये जिंक ब्लेड के ऊपर था क्वेश्चन। और एक और चीज याद रख लेना, जो इफेक्टिव एटम्स होते हैं वो 4 जिंक के होते हैं और प्लस 4 सल्फर के होते हैं। ये चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, और वो हाइब्रिड्स कैसे होते हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे। बस इतना ही काम का आपने, इसको आप चेक कर लेना एक बार। ठीक है, एग्जैक्टली। अब एक चीज देखो, ग्रेफिन की बात करते हैं। देखो, जो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है उन पे बात करते हैं। ठीक है, कौन कौन से, जनरली जो क्लासिकल के अनुसार जो थे कार्बन के अप्रूव, जिनको आप बोलते हो कार्बन के जो अप्रूव थे पहले, वो आप जनरली देखा करते थे, वो ग्रेफाइट और डायमंड देखा करते थे। ठीक है, हाँ भाई, ये स्ट्रक्चर भी किसके समान है, डायमंड के स्ट्रक्चर के समान है, डायमंड के जैसे ही कैलकुलेशन होती है इसकी। ठीक है, बाद में बताएंगे एक चीज। तो पहले आप ग्रेफाइट और डायमंड पे बात करते थे, और जो भी चीजें बनी होती हैं वो कार्बन की होती हैं। तो एग्जैक्टली क्या हुआ, जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बार बार परफॉर्म कर रहे थे, तो बहुत सी चीजें आ रही थी। ऐसा इमेजिन किया जा रहा था कि ऐसे कोई चीज, ऐसा मटेरियल है जो कि बहुत ही मतलब अच्छा मटेरियल है, जिसको आप इमेज कर रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ, 1900 के बाद क्या हुआ था, 1985 के लगभग अराउंड क्या हुआ था, फ्लोरीन की क्या हुई थी खोज, और कार्बन नैनोट्यूब की, किसकी, कार्बन नैनोट्यूब की। उसके साथ साथ आपको क्या हुआ कि जब 2004 आया, आते आते क्या हुआ, ग्रेफाइन की खोज हुई, ग्रेफेन की खोज हुई। और ग्रेफीन क्या होता था, कार्बन का ही प्रूफ है। ठीक है, एलोट्रोप्स है कार्बन का ही। तो क्या होगा कि ये क्या था, बहुत अच्छा मटेरियल था, इसमें बहुत अच्छी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी थी, इसको कितना भी खींच लो, कितना भी हीट दे दो, बहुत अच्छा, मतलब जो कार्बन का प्रूफ माना जाता है। वैसे देखो, जनरली मैं बता देता हूं इसको। देखो आप थोड़ा सा, ये क्या होती है, 2 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, क्लियर। और ये किसका नेटवर्क होती है, ये नेटवर्क ऑफ हेक्सागोनल का क्या होता है,
नेटवर्क होते हैं ये, ठीक है। देखो इसमें आपको एक ही दिक्कत आई होगी, जब भी आपने कहीं नोट्स पढ़े होंगे तो इसकी जो यूनिट सेल है उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए होंगे लेटिस के अंदर, लेटिस जो पॉइंट है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए होंगे किस तरीके से लिए जाते हैं इसके अंदर। पहले मैं बात करता हूं 2 डायमेंशनल की, ध्यान से देखें, उसी के अकॉर्डिंग 3 डायमेंशनल की करेंगे अपन ग्रेफाइट के लिए, बट उसके सारे पॉइंट्स मैं यहां लिखवाऊंगा जो CSIR नेट के अंदर उपयोग जो काम में आने वाले हैं, बट यहां पे मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूं क्योंकि इसको बेसिकली प्रॉब्लम रहती है इसलिए समझा रहे हैं, ठीक है। देखो ये किसका नेटवर्क होता है, ग्रेफाइन, बता दिया ग्रेफाइन क्या चीज होती है और किसका नेटवर्क होता है, पहले ये चीज देख लें। देखो यदि ग्रेफाइन की स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो किस तरीके से परफॉर्म करोगे आप, देखो ये लो, ठीक है, ये ग्रेफाइन का आप हेक्सागोनल बनाओ, ठीक है, और इस तरीके से परफॉर्म करो इसको, ठीक है, और इस तरीके से परफॉर्म करते जाओ इसको आगे। ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत है नहीं, समझने के लिए बस स्ट्रक्चर बना लो इसको, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन गया आपका, ठीक है, ग्रेफाइन का। एक 2D होता है ना, तो एक प्लेन के जैसा है, ठीक है, ये लो, क्लियर है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये आपका हो गया ग्रेफाइन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब एक चीज देखो, इस पे सारों पे कार्बन एटम्स होंगे, कहां होंगे, ये देखो इस तरीके से होंगे कार्बन एटम। एक बार मैं ऐसे दर्शा देता हूं इन कार्बन येलो से, देखते रहो। आपकी जो लेटिस पॉइंट का जो कंडीशन थी, मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बता दिया था कि जो लेटिस पॉइंट है वो आइडेंटिकल होने चाहिए अपने अराउंड, ठीक है। आइडेंटिकल का मतलब आपका जो लेटिस पॉइंट है वो कहीं से भी देखो आपको लेटिस पॉइंट दिखाई देना चाहिए सेम नियरेस्ट डिस्टेंस पे, ठीक है। ये कार्बन एटम्स लो सारे, ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं इसी की बात कर लेता हूं, इसी की बात कर लो तो देखो जरा आप एक चीज देखो, इसके जस्ट बाद ये कार्बन एटम आ रहा है, बट इसके जस्ट इतनी डिस्टेंस पे कोई कार्बन एटम आ रहा है कि इसका नहीं आ रहा ना, इधर देखोगे तब भी कार्बन एटम नहीं आ रहा, बट देखो इसके जस्ट ए डिस्टेंस पे यदि ये कार्बन एटम है तो ये भी ए पे ही है, इसके जस्ट बाद ए है। इसका मतलब ऐसे एटम्स हैं इसके अंदर जो कि क्या है कि कुछ ऐसे आइडेंटिकल एटम्स को आप अज्यूम कर सकते हो नई यूनिट सेल के अंदर, किस तरीके से कि आपके जो ये है वो आपके सेकेंड जो नियरेस्ट है वो पॉइंट है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये कार्बन, इसके जस्ट बाद कार्बन, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इस तरीके से 3 एटम इस तरीके से अरेंज हो, इसके बाद ये एटम आ गया, इसके बाद ये कार्बन, इफेक्टिव वाला कार्बन एटम, मतलब इसके बाद ये कार्बन है बट इसके जस्ट इतनी डिस्टेंस पे ये कार्बन नहीं मिलेगा, बट इसके नियरेस्ट डिस्टेंस पे ये मिलेगा, तो एक को अल्टरनेटिव क्या मान लेते हैं अपन, इफेक्टिव कार्बन मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ये कार्बन आ गया, इसके बाद ये आ गया, ठीक है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इसी तरीके से ये, ठीक है। तो आप इसको क्या मान सकते हो कि एक ग्रेफाइन जो स्ट्रक्चर है उसके लिए एक नई यूनिट सेल एज्यूम कर सकते हो जिससे आपको कैलकुलेशन करने में इजीली हेल्प होगी, ठीक है। अब देखो किस तरीके से हेल्प होगी, ये चीज आपको डिनोट करना है पहले, तो एक काम करो आप, ठीक है, इसको इस तरीके से एज्यूम करो, किस तरीके से, ये लो, ठीक है, और ये लो, क्लियर है। इसके जस्ट बाद एक एटम ये आएगा और एटम ये आएगा, ठीक है। अब सॉरी इसी को इसी से दर्शाओ, क्लियर है। अब देखो ये दिख रहा है ना, ये व्हाइट से कर देता हूं मैं, ये वाला, ये वाली यूनिट सेल, ठीक है, इसको इस तरीके से आप अज्यूम कर सकते हो। इसका मतलब आप इसको इस तरीके से मानो कि ये इस तरीके से है, ठीक है, तो ये y और ये x और इनके बीच में एंगल कितने का है, 120 डिग्री। ये a है, ये b है, तो उसके अंदर दोनों क्या होता है भाई, a इक्वल्स टू b नॉट इक्वल्स टू c होता है ना हेक्सागोनल नेटवर्क में। तो ये क्या है, जैसे a है और ये भी b है, तो b को आप a के इक्वल मान सकते हो। तो इस एक शेप से आप क्या कर सकते हो, इस शेप से आप यदि
क्या करो, ज्योमेट्रिकली आप रीड करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, जो एक कार्बन कार्बन के बीच की डिस्टेंस है, कार्बन कार्बन के बीच की डिस्टेंस है, वो मान लिया मैंने अज्यूम कर लिया डी है। क्या है? डी है। तो क्या होगा कि आपको यदि ए के लिए ए चाहिए, क्या चाहिए? ए चाहिए, नियरेस्ट डिस्टेंस चाहिए ए, तो उसके लिए आप इस ज्योमेट्रिकल शेप से क्या कर सकते हो, इस तरीके से 2d cos 30 डिग्री अप्लाई करके फाइंड आउट। पूरा नहीं करेंगे अभी यहाँ पे कैलकुलेशन, ठीक है। देखो a इक्वल्स टू 2d इंटू cos 30 का वैल्यू √3/2 कैंसिल आउट, तो a इक्वल्स टू कितना आएगा, d√3। ये आपका यूजफुल है इसके अंदर, ग्रेफाइन की 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर ये काफी यूजफुल है, ठीक है, जो आप देखते हो। तो जो ये बीच में जो ये इफेक्टिव वाला है ना, ये यूनिट सेल हुई इसके अंदर, ठीक है। क्यों हुई? क्योंकि इसके जो एटम थे वो आइडेंटिकल नहीं थे सारे एटम, बट जो सेकंड वाले थे वो आइडेंटिकल थे। आइडेंटिकल का मतलब फिक्स पॉइंट पे आ रहे थे, यानी यहां से इसके बाद जस्ट देखो, इसके बाद ये, इसके बाद जस्ट ये आ रहा है, इसके बाद जस्ट ये, इसके बाद ये, मतलब ये ऐसे अल्टरनेटिव नहीं थे। क्योंकि यहां से देखो, यहां नहीं था, यहां नहीं था। मैंने फर्स्ट ये वीडियो देख रहे हो और यदि ये चीज कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो इंट्रोडक्शन वीडियो देखें पहले। इंट्रोडक्शन पहले वीडियो में लेटेस्ट पॉइंट को अरेंजमेंट बताया गया है किस तरीके से होता है। तो ये नहीं था कंसेप्ट, बट ये कंसेप्ट फॉलो हो रहा अपना, तो इसलिए मैंने इसको अलग से एज्यूम किया। ऐसे ही मैं ग्रेफाइट में करूंगा, ठीक है। तो ये आपका जनरल इंट्रोडक्शन था इसके अंदर। अब मैं आपको ब्रीफ में लिखवा देता हूं ग्रेफाइट, उसके बाद अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो कंप्लीट असाइनमेंट पे है। न्यूमेरिकल सोल्व प्रॉब्लम होंगी जिसमें नेट, गेट, टिफर, जेस्ट और आईआईटी जेस्ट में क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए, नॉर्मल 0% के अराउंड क्वेश्चन है भी नहीं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स का आता ही नहीं है जो क्वेश्चन है। उसके बाद इस वीडियो लेक्चर सीरीज के बाद वो असाइनमेंट कर दी जाएगी। उसके बाद अपन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्या, ब्रेक इक्वेशंस XRD, ठीक है। उसके अंदर आपको लावे इक्वेशंस करवाई जाएंगी वगैरह वगैरह। तो आप ये नोट कर ले पहले तो अच्छे से साइड में, ये चीजें काम में आने वाली। ग्रेफाइन को कभी कंसेप्ट समझ में हो तो ये चीज यूज कर ले। वो मल्टीप्लाई करते थे ना आप √3 से, कार्बन की 1.42 एंगस्ट्रॉम को मल्टीप्लाई करते थे √3 से, वो इसी तरीके से थे। कार्बन कार्बन एटम की 1.42 एटम होती थी और डी, ये डी वही है, और √3 जो अब कंसेप्ट आप मल्टीप्लाई करते थे वो है, ठीक है। क्लियर हुआ? अब मैं राइट डाउन करवा देता हूं सारा का सारा कंसेप्ट, आप अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद अपन आज करेंगे रेसिप्रोकल लेटिस। जो लेटिस होती हैं वो 2 टाइप्स की होती है, एक डायरेक्ट लेटिस होती है और एक रेसिप्रोकल लेटिस होती है। रेसिप्रोकल लेटिस के अंदर जनरली जो आपका है उसके अंदर सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, उसकी डायरेक्शन वही रहती है एक है, ठीक है। इस पे बात करेंगे अपन किस तरीके से होते हैं। ये मोमेंटम स्पेस में होता है और डायरेक्ट लेटिस किसके अंदर होता है, जो पोजीशन स्पेस में, ठीक है। तो पहले राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं अपन लेटिस रेसिप्रोकल लेटिस में। क्लियर हुआ? चलो देखो, अब आप इतनी ही चीजों को आपको ग्रेफाइट के अंदर आपको क्या याद रखना है, मेमोराइज रखना है, ताकि आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सको। वहां पे निकालने तो बैठोगे नहीं कि ये निकाल लिया, तो डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा कुछ चीजें। तो अपन बिना टाइम वेस्ट किए कुछ ऐसी चीजों को मेमोराइज रखते हैं जो कि अपने को क्वेश्चन करने में क्या होगा, हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो पहले ग्रेफाइन जो स्ट्रक्चर होती है, ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ ग्रेफीन लेयर्स। ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर होती है वो किससे बनी होती है, ग्रेफाइन की जो लेयर्स होती हैं उनसे बनी हुई होती है, ठीक है। उसके बाद देखो 2 टाइप से मैंने बताया, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर जो कार्बन एटम है इज शेड अब नियरेस्ट एटम का कितना पार्ट शेयर करेगा, वो करेगा 3 एटम को, ठीक है। उसके बाद इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन एटम इज शेयर्ड बाय 6 नियरेस्ट कार्बन एटम। कितने नियरेस्ट कार्बन एटम के साथ शेयर करेगा, 6 के साथ। थोड़ी चीजों को ध्यान रखें डायरेक्टली। ये उसकी यूनिट सेल का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, जैसे मैंने 2 डायमेंशनल का बनाया था वैसे मैंने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को कवर किया इसके अंदर, ठीक है। ये देखो ABA इसको लेंगे अब इसके लिए एक चीज देखो, इसके अंदर एक तो ये पूरा ये रहा, दिख रही है स्ट्रक्चर, ये 3 डायमेंशनल, और इसके अंदर एक आपको स्क्वायर और दिख रहा होगा, ये देखो ये स्क्वायर दिख रहा है इस टाइप से, यानी रेक्टेंगुलर दिख रहा होगा ना, रेक्टेंगुलर, ये देखो रेक्टेंगुलर। इसके लिए भी बात करेंगे अभी अपन, ठीक है। दिख रहा होगा, स्ट्रक्चर को अलग बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इसमें मेमोराइज रखने वाली फर्स्ट पॉइंट, दिस इज यूनिट सेल इज नॉन परमिटिव। क्या होती है ये, नॉन परमिटिव होती है। नंबर ऑफ एटम्स 1/3 इज मल्टीप्लाई 6, ठीक है। 1/3 मल्टीप्लाई 6 क्यों, क्योंकि 6 एटम है इसमें और एक एटम का हिस्सा कितना होता है भाई, ऐसे नहीं निकले तो देखो कितना एंगल होता है इनके बीच में, 120 डिग्री। तो कैसे निकालते हो, कितना सेट पार्ट है, 120/360 डिग्री।
कैंसिल 1/3 पोजीशन, ऐसे भी निकालते हो ना, तो 1/3 कितने एटम है 6 प्लस 1 2 और 3, कितने एटम आ गए इसके अंदर देखो, हाँ 1 2 3 4, ये चारों एटम क्या इसके अंदर है कि देखो सर्कल जो बना रहा हूं मैं, ये पूरे इसकी यूनिट सेल के अंदर है ना, तो 4 एटम इसके अंदर होंगे, कितने हो गए 6 इफेक्टिव एटम्स हो गए। उसके बाद नियरेस्ट ए बी होते इक्वल और गामा 120 डिग्री जो मेमोराइज रखनी है। नियरेस्ट डिस्टेंस कितनी होती है 2r या a डेस a/√3, ये क्यों देखो, देखो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये ट्रायंगल, इसको देखो आप, इस ट्रायंगल के अंदर ये कितने डिग्री का है 120 डिग्री, ये देखो ये वाला, ठीक है, ये एंगल है, कौन सा है एंगल लिया मैंने, ये देखो ये, ठीक है, तो ये उठाया है मैंने, तो a डेस ये रहा, a ये रहा, a डेस इक्वल होंगी और a अलग होगा, ये 30 डिग्री के होंगे दोनों और ये 120 डिग्री का होगा, तो 120 डिग्री का होगा, तो इससे आप जो ज्योमेट्रिकल व्यू है उससे आप क्या निकाल सकते हो, a डेस और a में रिलेशन, तो देखो cos 30 लगाओ, क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और इससे क्या रिलेशन आ जाएगा a इक्वल्स टू √3 a डेस, आप चेक कर सकते हो बार बार, ठीक है। अब एक चीज देखो, रेक्टेंगुलर है ना ये रेक्टेंगुलर, इस टाइप से ही है, तो ये साइड कितनी आई है इसकी, ये जो साइड आई है ये कितना रिलेशन आया √3a, कितना है √3a, ये देखो ये रहा, यही तो है डिस्टेंस, तो ये √3a वाली, ये वाली पोर्शन, और ये कितना है अपना a है, क्लियर, तो a और √3 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा √3a², भुजा स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है ना, साइड स्क्वायर, ये क्लियर हुआ। उसके बाद एक चीज और याद रखनी है आपको, एरिया ऑफ यूनिट सेल इज टोटल, ये टोटल एरिया है, टोटल एरिया का मतलब रेक्टेंगुलर और ट्रायंगल दोनों का, इसका निकाल चुका हूं पहले में, अब बार बार नहीं निकालेंगे इसका, ठीक है ना, इसका टोटल एरिया याद रखना आपको, मेमोराइज रखना है, क्या है 3√3/2a², क्लियर। उसके बाद एटॉमिक रेडियस याद रखनी है a/2√3, इसमें कुछ ज्यादा मेमोराइज रखना है पर याद रखना ही पड़ेगा, बार बार निकालने तो बैठोगे नहीं वहां पे, तो ये एटॉमिक रेडियस आपको मेमोराइज रखनी है। उसके साथ एपीएफ, जनरली क्या होता है एपीएफ, आईआईटी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया था, ये डायरेक्ट पूछा गया है भाई, π/3√3, ठीक है, और कितना होता है परसेंटेज के अंदर 64%, ये ऐसा क्वेश्चन आपको आईआईटी जेईई में मिल सकता है, ऐसा डायरेक्ट तो आईआईटी जेईई में नहीं मिलेगा, नेट में तो कते भी नहीं मिलने वाला है, बट 6.04% ऐसे पॉइंट जो डिजिट हैं वो DU CU BHU JNU की जो एग्जामिनेशन होती हैं उनमें आपको डायरेक्ट देखने के लिए मिल सकता है कोई भी, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, जो ग्रेफिन था, जो ग्रेफाइट था, वो स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। इसके बाद अपने को रेसिप्रोकल लेटिस का जो कंसेप्ट है वो देखना, यहां तक स्ट्रक्चर था। अब इन स्ट्रक्चर पे अपन क्या करेंगे, न्यूमेरिकल जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट 30 से 40 क्वेश्चंस की है अभी तक, जहां तक पोर्शन हुआ है वो मैं कल के लेक्चर में आपको एक साथ करवा दूंगा, मे बी 2 से 2.5 घंटे का वो लेक्चर होगा, तो उसमें आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, रेसिप्रोकल लेटिस। डायरेक्ट लेटिस कितने टाइप्स की होती है, मैंने बताया 2 टाइप की, देखते हैं किस किस टाइप से होती है, कौन सी पोजीशन स्पेस में काम करती है, कौन सी मोमेंटम स्पेस में काम करती है, कहां वेव वेक्टर काम में आता है और कहां कहां कौन सी चीजें। इसको अच्छे से राइट डाउन कर लेना पॉइंट टू पॉइंट, इनके अलावा आपको कोई भी चीज ध्यान में नहीं रखनी है। ये कंसेप्ट यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आइडेंटिकल नहीं है, ये आइडेंटिकल नहीं होने की वजह से मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से अज्यूम किया है, और वो क्यों किया है मैं फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं कि आइडेंटिकल होनी चाहिए लेटिस पॉइंट, तभी आप क्या कर सकते हो, उसको लेटिस कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं रेसिप्रोकल लेटिस। अब देखो अपन बात करते हैं रेसिप्रोकल लेटिस के लिए, तो पहले थोड़ी जनरल बातों को देख लेते हैं, उसके बाद उस पर स्टडी करते हैं। देखो रेसिप्रोकल लेटिस के अंदर देखो, एवरी क्रिस्टल इज एसोसिएट विथ 2 लेटिस, किससे एसोसिएट होता है, 2 लेटिस से एसोसिएट होता है, और वो कितनी होती है, 2 टाइप की, एक होती है डायरेक्ट लेटिस और एक होती है रेसिप्रोकल लेटिस। डायरेक्ट का मतलब सीधा, जो मतलब आपको मैंने बताया था, जैसे सिंपल क्यूबिक में AI कैप BI कैप, उसके अंदर A/2 जैसे बताए थे ना, सारे परमिटिव वेक्टर्स जो निकाल के बताए थे, वही और डायरेक्ट लेटिस है। और डायरेक्ट लेटिस कहां से आई थी, वो अपन ने पोजीशन मानी थी ना,
तब जाके अपन ने पोजीशन को कैलकुलेट किया था, कितना मैग्नीट्यूड चले थे। इसका मतलब वो किसके अंदर थे, लेटिस पॉइंट इज अरेंज्ड देयर पोजीशन पे अरेंज्ड थे, ठीक है। बट यहां पे ऐसा नहीं है, रेसिप्रोकल लेटिस में क्या होगा, वेव क्या होगा, लेटिस पॉइंट अरेंज्ड टू देयर, किसके लिए, वेव वेक्टर और मोमेंटम यहां क्या कितना होता था वहां पे, अभी आगे बताएंगे। देखो क्वांटम अकॉर्डिंग एच कट के होता है मोमेंटम, ठीक है। अब देखो वहां पे डायमेंशन क्या थी, लेंथ थी भाई, ए ही तो था, तो वो लेंथ थी, ऐसे ही तो आ रही थी ए आई कैप, इसका मतलब इसकी डायमेंशन क्या है, लेंथ है। बट यहां पे जो रेसिप्रोकल लेटिस आएगा वो कितना आएगा, ऐसे आएगा 1/a, ठीक है, आई कैप। इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब लेंथ इनवर्स आएगा। तो लेंथ डायरेक्ट लेटिस की क्या होती है, यूनिट लेंथ, और इसकी क्या होती है, लेंथ इनवर्स। उसके बाद वेव वेक्टर क्या होता है, वेव वेक्टर होता है इज नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट वेव लेंथ इज कॉल्ड वेव वेक्टर। क्या होता है, k इक्वल्स टू 2π/λ। आगे अच्छे से बताएंगे इसको, क्या बताएंगे, जहां पे आपको ब्रेक इक्वेशंस वगैरह करवाए जाएंगे, ठीक है ना, इस उसके अंदर करवाया जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होती है, जनरल बातें थी। अब कैसे फाइंड आउट किया जाती है रेसिप्रोकल लेटिस को, उसको देख लो आप, ठीक है। और अच्छे से देख लेना, मैं डायरेक्ट नहीं बता रहा हूं इसके अंदर, क्योंकि मैं लिखवाने को डायरेक्ट भी लिखवा सकता हूं, रेसिप्रोकल लेटिस को आप फाइंड भी कर सकते हो, ठीक है, सिंपल है। बट आप थोड़ा सा देख लो एक बार, देखो किस तरीके से, मान लो आप किसी भी प्लेन का रेसिप्रोकल लेटिस फाइंड आउट करोगे तो इस तरीके से करो। देखो ये किया, ये क्यों, ठीक है। इसके अंदर अपन बात करते हैं, जैसे देखो ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर और ये ए वेक्टर, ठीक है। और इसमें बात करते हैं अपन किसकी, 1D100 की बात कर लेते, ठीक है। सबसे पहले D100 की बात कर लेते, ठीक है। तो जो D100 है उसके लिए पहले मुझे एक चीज बताओ, वॉल्यूम ऑफ परमिटिव सेल कितना होता है, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। क्या अपन पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं ये चीज, कोई क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। अब मुझे बताओ कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है भाई, एरिया निकालने के लिए आप क्या कह सकते हो, यही तो कहोगे, तो नीचे वाला पैरेललोग्राम है उसका एरिया कितना हो जाएगा अपना, ठीक है, वो कितना होगा, वो अपन ये बोल सकते हैं क्या, जैसे B क्रॉस C, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, नीचे वाला एरिया ही तो होता है B क्रॉस C। अब मुझे वॉल्यूम निकालना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या इसको, कि वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इंटू हाइट लिख सकता हूं। इसका मतलब वॉल्यूम तो V, ठीक है, एरिया B क्रॉस C, और हाइट कितना है, हाइट D100, क्रॉस प्रोडक्ट मत लगाना है, ठीक है, क्योंकि आपको फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ये मल्टीप्लाई में इसमें। तो आप क्या लिख सकते हो, D100 क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम अपॉन B क्रॉस C, ये लिख सकते हो, नहीं लिख सकते भाई, वॉल्यूम अपॉन B क्रॉस C। अब मैं आपको बोलता हूं कि जो रेसिप्रोकल लेटिस होती है, देखो किसी भी जो आपको रेसिप्रोकल लेटिस फाइंड आउट करना है, तो देखो मान लो कि क्या है कि ए जो वेक्टर है उसका आपका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है, तो ए का जो रेसिप्रोकल होगा वो 1/a का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ए कैप, ठीक है। उसके सिर्फ क्या चेंज होगी, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं जनरल, आर रेसिप्रोकल। मान लो ए कोई वेक्टर है, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, आर 1/a मैग्नीट्यूड और ए कैप, डायरेक्शन वही रहेगी, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। पहले बोल रहा हूं, जैसे आपको D100 का क्या निकालना है, रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है, तो लेट एज्यूम रेसिप्रोकल ऑफ
D100 is denoted by सिग्मा 100। किससे डिनोट कर रहे हैं? सिग्मा 100 से डिनोट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है भाई साहब? सिग्मा 100 या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो? ये तो वेक्टर होगा, ठीक है। क्या होगा देखो कि मैग्नीट्यूड किसका? इसका D100, ठीक है। डायरेक्शन कोई भी मान लो, एन के कैप डायरेक्शन में है मान लो, अभी एन के कैप डायरेक्शन में मान लेते हैं जनरली। मैं यहां इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर, तो एरिया से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा? एरिया इंटू एन के कैप अपॉन D100 और इंटू डॉट प्रोडक्ट है भाई, ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई है किसके साथ? एरिया के साथ। अब ये तो उसका एरिया का मैग्नीट्यूड, ये उसकी डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हो गया है? ये ए वेक्टर हो गया क्या? ये ए डॉट एन के कैप, इसका मतलब क्या है? ये ए वेक्टर हो गया, एरिया का वेक्टर। और D10 एरिया, ये देखो क्या कहलाता है? एरिया ही तो है, मल्टीप्लाई D010 वॉल्यूम हो गया, इसका मतलब वॉल्यूम। क्लियर? ये भाई वॉल्यूम ही तो होगा, और वॉल्यूम कितना होगा? इसको आप ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिख दो, आप ए वेक्टर लिख सकते हो ना इसको। ये एरिया है, तो एरिया क्या होगा? जैसे ए वेक्टर मान लो इसको, चलो ठीक है, ए वेक्टर ही पढ़ा रहने दो। वॉल्यूम कितना अपना? ए वेक्टर को, एरिया को क्या लिख सकते हो आप? एरिया किसका है? D100 के लिए D10 इसका मतलब एरिया के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, तो 100 परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कौन सा होता? बी और सी। तो इसका एरिया भाई D100 कब है? जब बी और सी नीचे है। और एरिया क्या होता है? एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है ना डायरेक्शन। इसका मतलब D100 वाले डायरेक्शन में एरिया कौन सा होगा? बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी तो आपका एरिया हो गया सब, ठीक है। और वॉल्यूम परमिटिव सेल का आपको पता है ए वेक्टर डॉट बी, ए डॉट बी क्रॉस सी। क्लियर है? यह आपका D100 आएगा। और इसी को डिनोट करते हैं आप किससे? ए वेक्टर स्टार से डिनोट किया जाता है भाई इनको, ठीक है। क्लियर हुआ? किस तरीके से आए हैं मैंने बता दिया है। और यहां तक भी आपको नहीं याद रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ना याद रखें, सिर्फ 3 चीजों को याद रखना आपको। हाँ जी, सबसे पहले ए स्टार का मतलब D100 वालों को किससे रिप्रेजेंट किया अपन ने? क्या आया है? बी क्रॉस सी अपॉन ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। क्लियर? सेकंड, आज ही मैंने पूछा बी स्टार, जरा बताएं, बार बार निकाल के नहीं बताएंगे। बी स्टार का मतलब बी के बाद से साइक्लिक ऑर्डर में सी क्रॉस ए अपॉन नीचे फिक्स रहेगा वॉल्यूम ए, क्योंकि वॉल्यूम इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। D100 का वाला का मतलब क्या है भाई? D010 मतलब इस बार डायरेक्शन कौन सी है? बी में ऊपर, बी ऊपर वाली। और बचा क्या नीचे? ये एरिया किसका बचा? नीचे वाला कौन कौन है इसमें? सी और ए, तो मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट होगा सी और ए का, ऊपर हो गया। हाँ जी, सी स्टार के लिए बोलो, ये किसके लिए है? D001 के लिए। इस बार डायरेक्शन सी में है, बचे कौन से? उनसे बी और ए। इसको किस तरीके से लिखोगे? ए क्रॉस बी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी। ये होगा। कुछ प्रॉपर्टी भी आपको फाइंड आउट रखनी है रेसिप्रोकलिटीज में। क्या क्या याद रखनी है देखे जरा, नोट कर लेना भाई, यही रेसिप्रोकलिटीज फाइंड आउट करनी है। हाँ जी भाई साहब, ए स्टार को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू मिलेगी 1। इसी तरीके से बी स्टार बी करोगे तो वैल्यू 1 मिलेगी, ठीक है। सी स्टार सी वैल्यू 1। किस तरीके से? एक करके बता देते हैं जरा। आप आओ, ए स्टार को ए से ही मल्टीप्लाई कर लो। क्या? ए से। तो क्या है? ए से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बी क्रॉस सी है और नीचे ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी है। इसका मतलब क्या है? डॉट तो है, डॉट इधर से करो चाहे इधर से, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी।
लिख सकते हो, तो ये वैल्यू कैंसिल आउट 1। ठीक है, गलती से आपने ए स्टार को बी से डॉट कर दिया तो वैल्यू कितनी मिलेगी 0। क्यों? क्योंकि तीनों क्या होती हैं 90 डिग्री पे होते हैं ना, परपेंडिकुलर ईच अदर। तो क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे, डॉट जैसे ही करोगे 0 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, क्लियर यहां तक। और चीजें देखो, एक प्रॉपर्टी और देखो, लास्ट प्रॉपर्टी देखो क्या, कि जो आपका ए स्टार है उसका यदि आप वापिस से रेसिप्रोकल कर लोगे तो वैल्यू मिलेगी ए। क्लियर? ऐसे बी, ऐसे ही सी। एक वॉल्यूम क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी, डायरेक्ट लैटिस का। रेसिप्रोकल लैटिस का वॉल्यूम पूछा जाएगा आपको, मैं यहां प्रूफ नहीं करके बता रहा हूं, इसको बीएससी में प्रूफ करवाया जाता आपसे। ठीक है ना, तो इसको आप जैसे ऐसे लिखोगे ए स्टार डॉट बी स्टार स्टार सी, और इन तीनों की वैल्यू रखोगे, कुछ प्रॉपर्टीज सोल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी, वी स्टार इक्वल्स टू 1 अपॉन वी, यानी अपोजिट। क्लियर भाई? कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सारे पॉइंटों को डिनोट करते जाए, एक एक पॉइंट को। कहीं पे भी सॉलिड स्टेट फिजिक्स की कल से आपकी क्या स्टार्ट हो रही है, आपके फर्स्ट असाइनमेंट शुरू हो रही है, इसलिए मैं आज कंप्लीट ही करवा देता हूं इसको। ठीक है, आ जाओ। अब अपन बात करते हैं, एक के लिए निकाल के बताता हूं, और वो भी सिंपल वाला, क्योंकि मेरे लिए अच्छा होगा ना, इसलिए। नहीं, आप कोई भी निकालो, सिंपल ही होगा। सिंपल क्यूबिक के लिए मैं आपको प्रूफ करके बता देता हूं। बाकी देखो, एफसीसी का जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो बीसीसी में जाओगे, और बीसीसी का रेसिप्रोकल करोगे तो आप एफसीसी में जाओगे। पहले तो ये क्लियर फाइज राइट डाउन कर लेना। आप जब निकालो, देखो पीछे वीडियो में जाएं, जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो पहले पीछे जाएं, और मैंने एफसीसी के अंदर परमिटिव वेक्टर्स निकलवाए। उन परमिटिव वेक्टर्स में वहां पे ए बी सी की वैल्यू है, वो पकड़े। बीसीसी के लिए भी निकलवाए हैं, वो पकड़े, वहां से पता लग जाएगा आपको। करके चेक करना, एफसीसी का रेसिप्रोकल करोगे तो बीसीसी में जाओगे, और बीसीसी का करोगे तो एफसीसी में। अलग से राइट डाउन कर लेना। एचसीपी हेक्सागोनल पैक्ड स्ट्रक्चर खुद अपना रेसिप्रोकल होता है एचसीपी, ये राइट डाउन कर लेना, दोनों इंपॉर्टेंट नोट्स। ठीक है, क्लियर? अब अपन चलते हैं सिंपल क्यूबिक के लिए। बात आती है सिंपल क्यूबिक के लिए। भाई साहब, सिंपल क्यूबिक के अंदर क्या है, कुछ इस तरीके से होगा, ये लो, ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर हो गई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। और इसमें ओरिजिन ये था तो आपको डायरेक्ट भी पता चल गया था। क्या? इसको आपने y कंसीडर किया था, इसको z और इसको x। इसका मतलब इसको क्या किया था, b वेक्टर, इसको c वेक्टर और इसको a वेक्टर। क्लियरफाई? यूनिट था क्यूब, तो आपने डायरेक्ट लिख दिया था a इक्वल्स टू ए आई कैप, लिखा था नहीं लिखा था, b इक्वल्स टू ए जे कैप, और c इक्वल्स टू ए के कैप। क्यों लिखा मैंने तीनों को ए? क्योंकि क्यूबिक स्ट्रक्चर है, क्यूबिक स्ट्रक्चर में तीनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर? अब आपको इसका रेसिप्रोकल लैटिस चाहिए, तो कैसे आएगा देखो। सबसे पहले मैं ए स्टार निकालता हूं। ए स्टार का मतलब क्या है भाई साहब, बी को क्रॉस क्रॉस सी से, वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 20 को सी से करने से ए मतलब ए स्क्वायर, और क्या क्रॉस करना है आपको, बी को सी से, यानी जे क्रॉस के नीचे वॉल्यूम, यानी ए बी क्रॉस सी करोगे, डॉट करना ए से, तो बी को सी से क्रॉस करो, जे को भाई ये तो करना है, जे क्रॉस के, क्या वैल्यू आई, साइक्लिक ऑर्डर में आई कैप आएगी, और इसको डॉट किससे करना है, ए से, ए का मतलब आई से, तो आई डॉट है, आई वैल्यू 1, और साथ में कितना आ जाएगा, ए क्यूब। इसका मतलब वॉल्यूम कितना आ गया अपना, ए क्यूब, और ऊपर क्या है डायरेक्शन, जे को क्रॉस करोगे तो आई से, ये कैंसिल, तो आपका 1 अपॉन ए डायरेक्शन आई कैप। अब चेक कर लो, डायरेक्ट लैटिस क्या थी आपकी, ए आई कैप। मैंने क्या कहा था, रेसिप्रोकल लैटिस में सिर्फ मैग्नीट्यूड अपोजिट होगा, बाकी क्या होगा, डायरेक्शन सेम रहेगी, 1 बाई ए आई कैप। क्लियर? आओ, बी स्टार कैसे निकालोगे, बी स्टार निकालने के लिए आपको सी को क्रॉस, एक और बता देना, सी क्रॉस ए। सी क्रॉस ए का मतलब क्या है, सी को के को क्रॉस करना है आई से, साइक्लिक ऑर्डर में ही कर रहा हूं,
तो k क्रॉस i कितना आएगा j। हाँ जी भाई साहब j, साथ में क्या आएगा a स्क्वायर, और वो तो वही आना है, वॉल्यूम तो सीधा a क्यूब, तो a क्यूब कैंसिल आउट, 1/a j कैप, क्या वही आया क्या, j में है सिर्फ मैग्नीट्यूड 1/a। क्लियर हुआ। इसी तरीके से मैंने एफसीसी के लिए भी परमिटिव वेक्टर्स निकलवाए थे, ये बीसीसी के लिए भी, अब बार बार नहीं निकलवाऊंगा, सिर्फ आपको क्रॉस प्रोडक्ट ही तो करना है, डायरेक्ट करें। ये खत्म हुआ आपका रेसिप्रोकल लैटिस, जिसके अंदर आपको मेन चीजें ध्यान में रखनी थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब कोई भी ऐसा नहीं है जिससे आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो, ठीक है। थ्योरी एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सीएसआईआर नेट, आईआईटी जैम, टेफर वगैरह में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। एग्जैक्टली कोई भी क्वेश्चन आप उठा के कर सकते हो, और कोई कुछ ऐसा छूटा है कुछ पॉइंट्स तो अपन जब क्वेश्चन आएंगे तो अपन डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या करवाया जाएगा, असाइनमेंट नंबर 1, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इवनिंग तक असाइनमेंट डाल दी जाएगी, जितने भी क्वेश्चंस की होगी वो असाइनमेंट आप कीजिए। असाइनमेंट करने के बाद अपन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे ब्रैग इक्वेशन और लाव इक्वेशंस, यानी XRD स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होती, क्लियर कर लेना। आज तक जो इस समय ये वीडियो देख रहा है, प्लीज रिक्वेस्ट है, चाहे आज कितना भी टाइम लगा के देखें, पहले सॉलिड स्टेट जो सीरीज है प्लेलिस्ट उसमें जाएं और कंप्लीट वीडियो को देखें, ताकि कल उठते ही सबसे पहले जब ये वीडियो देखें आप जो नेक्स्ट हिस्से वाला, उसके अंदर असाइनमेंट जब प्रॉब्लम होगी, मैं 1-2-3 मिनट का टाइम दूंगा, पॉज करना, खुद करने की कोशिश करना, नहीं तो प्ले करके आप नेक्स्ट देख सकते हो, ठीक है। तो असाइनमेंट के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उससे पहले कोई भी थ्योरी पोर्शन नहीं करवाया जाएगा, सिर्फ असाइनमेंट्स करवाए जाएंगे, ठीक है। जय हिंद।